हेलो एवरीवन, आज हम काइनेटिक गैस इक्वेशन को डिस्कस करने वाले हैं। तो इसके लिए हमको एक क्यूब चाहिए जिसकी लेंथ जो है वो L सेंटीमीटर है। इस क्यूब के अंदर जो है वो हमने गैस मॉलिक्यूल को फिल कर दिया। तो गैस मॉलिक्यूल हमने कितने फिल कर दिए? वो n नंबर में गैस मॉलिक्यूल जो है वो फिल कर दिए। गैस के एक मॉलिक्यूल का मास जो है वो m है और गैस के एक मॉलिक्यूल की स्पीड जो है वो u है। अब यहां ये जो क्यूब है, इस क्यूब में टोटल फेस जो है वो कितने हैं? 6 फेस हैं। ऊपर, नीचे, दाएं, बाएं, आगे, पीछे, 6 फेस हैं टोटल। तो हम ए एंड बी फेस की हम यहां पे बात करेंगे। तो गैस का मॉलिक्यूल जो है जब फेस ए पे टकराता है तो उसकी स्पीड जो है वो कितनी है? यू है। और आफ्टर कोलिजन, चूंकि गैस के मॉलिक्यूल का कोलिजन जो है वो कैसा होता है? परफेक्टली इलास्टिक होता है। इसका मतलब है कि गैस के मॉलिक्यूल द्वारा कोई भी एनर्जी का लॉस नहीं किया जाएगा। और अगर एनर्जी का लॉस नहीं होता है तो आफ्टर कोलिजन स्पीड जो है वो यू ही रहेगी। तो बिफोर कोलिजन हमने स्पीड को प्लस यू बोला और आफ्टर कोलिजन स्पीड हम माइनस यू जो है वो बोल रहे हैं। तो गैस का जब एक मॉलिक्यूल जो है इस फेस पे टकराता है, तो चूंकि गैस के मॉलिक्यूल पे मास भी है, तो मास m और स्पीड u से टकरा रहा है। तो मास m एंड स्पीड u, इसके मल्टीपल को हम बोलते हैं मोमेंटम। तो गैस का मॉलिक्यूल जब फेस ए पे टकराता है तो उसका मोमेंटम कितना होता है? mu होता है। ठीक है। तो ये जब कोलाइड हुआ तो बिफोर कोलिजन मोमेंटम इतना है और आफ्टर कोलिजन मोमेंटम कितना होगा? माइनस एम यू। तो हम लिखते हैं बिफोर कोलिजन मोमेंटम ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल, ये कितना है? प्लस एम। फिर लिखेंगे आफ्टर कोलिजन मोमेंटम ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल, ये होगा माइनस एम। ठीक है, एक गैस की मॉलिक्यूल की बात चल रही है अभी। ठीक है, अब हम बात करते हैं चेंज इन मोमेंटम की। चेंज इन मोमेंटम, तो चेंज जो होता है फाइनल माइनस इनिशियल होता है। तो फाइनल तो ये है मोमेंटम, तो माइनस एम यू, माइनस और इनिशियल ये है प्लस एम यू, तो टोटल हो जाएगा हमारा माइनस 2 एम यू। ये हमारा चेंज ऑफ मोमेंटम हो गया। अब चूंकि गैस के मॉलिक्यूल जो है फेस ए पे टकरा रहे हैं तो फेस ए पे जो है वो प्रेशर क्रिएट होगा। तो हमारा यहाँ पे साइन जो है वो अपोजिट हो जाएगा। तो हमारा चेंज इन मोमेंटम जो है वो कितना हो जाएगा? तो चेंज इन मोमेंटम वो कितना हो जाएगा? 2 एम यू हो जाएगा। तो ये हमारा मोमेंटम जो है वो एक मॉलिक्यूल का मोमेंटम है। अब देखो जरा, अब वो गैस का मॉलिक्यूल यहाँ पे टकराया। अब वही गैस का मॉलिक्यूल जब दोबारा इस फेस पे टकराएगा तो उसको कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करनी होगी? तो उसको 2l डिस्टेंस ट्रेवल करनी होगी। मतलब टकराने के बाद वो यहाँ पे जाएगा फिर यहाँ पे आएगा। तो ये डिस्टेंस कितनी है? l है। दो फेस के बीच डिस्टेंस कितनी है? l है। तो उसको कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करनी होगी? 2l डिस्टेंस जो है वो ट्रेवल करनी होगी। तो 2l डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना टाइम लगेगा? अब हम टाइम पे आ जाते हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे टाइम नीड फॉर एनदर कोलिजन ऑन फेस ए बाय अ सेम मॉलिक्यूल।
ठीक है, उसी मॉलिक्यूल को फेस ए पे दोबारा टकराने के लिए कितना टाइम चाहिए। तो देखो जरा, हमारा फॉर्मूला होता है स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो हमें टाइम चाहिए, तो टाइम इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करेगा 2l, और स्पीड कितनी है u, तो इतना टाइम लगेगा 2l/u। ठीक है, इतना टाइम जो है वो लगेगा जब गैस का मॉलिक्यूल जो है वो दोबारा फेस ए पे टकराएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं 1 सेकेंड में कि 1 सेकेंड में वो मॉलिक्यूल जो है वो कितने बार फेस ए पे जो है वो टकरा जाएगा। ठीक, क्योंकि हम टाइम जो है वो हमारा स्टैंडर्ड टाइम तो 1 सेकेंड ही होता है। तो हम लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ कोलिजन ऑफ सेम मॉलिक्यूल इन 1 सेकेंड ऑन फेस ए। ठीक है, फेस ए पे सेम मॉलिक्यूल 1 सेकेंड में कितनी बार टकराएगा। ठीक है, तो देखो जरा 2l/u टाइम नीड फॉर 1 कोलिजन। तो एक कोलिजन में हमको इतना टाइम लग रहा है, तो 1 सेकेंड का टाइम जो है उसमें कितने कोलिजन होंगे, तो वो होगा 1/2l/u इंटू 1 कोलिजन। इतने कोलिजन जो है वो 1 सेकेंड में होंगे। ठीक है, तो एक मॉलिक्यूल जो है वो फेस ए पे 1 सेकेंड में इतनी बार जो है वो टकराएगा, तो ये हो जाएगा हमारा u/2l कोलिजन इन 1 सेकेंड। ठीक है, तो 1 सेकेंड में इतना कोलिजन जो है वो हो जाएगा। ठीक, अब देखो जरा, गैस के टोटल मॉलिक्यूल हमने कितने फिल किए थे, n मॉलिक्यूल जो है वो हमने गैस के इस कंटेनर में फिल किए थे। अब गैस के मॉलिक्यूल जब हो इस कंटेनर पे टकराएंगे तो क्या होगा, प्रेशर क्रिएट करते हैं। तो जितने भी हमारे 6 फेस हैं वहां पे प्रेशर जो है वो इक्वली लग रहा होगा, बिल्कुल लग रहा होगा। तो अगर प्रेशर इक्वल है तो हम बोलते हैं कि ए एंड बी फेस पे, ठीक है, 2 अपोजिट फेस पे कितने मॉलिक्यूल जो है वो टकरा रहे होंगे। तो देखो जरा, ए बी फेस पे जो है वो हमारे n/3 मॉलिक्यूल टकरा रहे होंगे। अगर हम सी एंड डी फेस पे बात करते हैं तो वहां भी n/3 मॉलिक्यूल टकरा रहे होंगे, और अगर हम ई और एफ फेस की बात करते हैं तो वहां भी n/3 मॉलिक्यूल टकरा रहे होंगे। इसी कारण पूरे कंटेनर का प्रेशर जो है वो कैसा है, इक्वल है। तो कंटेनर के हर फेस पे प्रेशर जो है वो क्या है, इक्वल है। इसका मतलब है कि वहां पे इक्वल नंबर में मॉलिक्यूल्स जो है वो टकरा रहे होंगे। तो 1 सेकेंड में एक मॉलिक्यूल जो है वो फेस ए पे इतने कोलिजन जो है वो करता है, तो n/3 मॉलिक्यूल जो है वो कितने कोलिजन करेंगे, तो टोटल नंबर ऑफ कोलिजन। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ कोलिजन इन 1 सेकेंड ऑन फेस ए। तो फेस ए पे 1 सेकेंड में टोटल नंबर ऑफ कोलिजन जो है वो कितने होंगे, तो ये इक्वल होगा हमारा नंबर ऑफ कोलिजन बाय अ 1 मॉलिक्यूल इंटू टोटल नंबर ऑफ molecule collide on phase A। ठीक है, तो 1 मॉलिक्यूल जो है वो टकरा रहा है, तो कोलिजन कितना है u/2l,
और टोटल मॉलिक्यूल कितने हो रहे हैं n/3, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हमारा टोटल नंबर ऑफ कोलिजन हो जाएगा फेस ए पे। ठीक है, अब टोटल कोलिजन हमने निकाल लिया तो यहां से हमें टोटल मोमेंटम भी पता चल जाएगा। ठीक है ना, तो अब हम टोटल मोमेंटम निकाल रहे हैं, तो हम लिखेंगे टोटल मोमेंटम जनरेटेड ऑन फेस ए इन 1 सेकेंड। ठीक है, तो टोटल मोमेंटम फेस ए पे कितना जनरेट हो रहा है 1 सेकेंड में, तो हम लिखेंगे टोटल कोलिजन इनटू मोमेंटम ऑफ अ मॉलिक्यूल। तो टोटल कोलिजन कितना हो रहा है U/12 इंटू N/3 और मोमेंटम कितना है 2m था। ठीक है ना, तो देखो जरा 2 से 2 हमारा जो है वो कैंसिल हो जाएगा, तो इसको हम लिखेंगे mu और ये u तो mu² हो जाएगा, ये n हो जाएगा। ठीक है, और ये l है और ये 3 है तो ये 3l लिख लो। तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 1/3 mu² n/l। ठीक है, ये लिख लिया। तो ये हमारा टोटल चेंज ऑफ मोमेंटम जो है वो हो गया। अब देखो जरा, जो हमारा न्यूटन सेकेंड लॉ है, तो न्यूटन सेकेंड लॉ जो है वो क्या कहता है, तो हमारा चेंज ऑफ मोमेंटम जो है वो इतना है, और न्यूटन सेकेंड लॉ क्या कहता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इक्वल टू फोर्स डेवलप ऑन इट। ठीक है, तो यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम फेस ए पे इतना है, तो फेस ए पे ये किसके इक्वल होगा, फोर्स के इक्वल होगा, कि फेस ए पे कितना फोर्स डेवलप हो रहा है उसके इक्वल हमारा ये चेंज ऑफ मोमेंटम होगा। तो हम लिखेंगे 1/3 mu² n/l, ये इक्वल टू किसका है, फोर्स के इक्वल है। यही हमारा न्यूटन सेकेंड लॉ कहलाता है। ठीक है, तो प्रेशर इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रेशर इंटू एरिया। तो फोर्स की जगह हम प्रेशर इंटू एरिया लिख देंगे, तो 1/3 mu² n/l इक्वल टू हो जाएगा प्रेशर इंटू एरिया। ठीक है ना, अब हम क्या करते हैं, ये L को इधर ले जाते हैं, तो हमारा ये हो जाएगा 1/3 mu² n प्रेशर इंटू एरिया इंटू लेंथ। एरिया इंटू लेंथ ये हमारा क्या बनेगा, वॉल्यूम बनेगा, तो ये हो जाएगा हमारा 1/3 mu² n इक्वल टू P और V। ठीक है, तो एरिया इंटू लेंथ ये क्या बनेगा हमारा, वॉल्यूम। ठीक है, तो P भी इक्वल टू हमारा ये हो जाएगा। अब देखो जरा, अब हमें काइनेटिक एनर्जी बतानी है, तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो क्या होता है, ½ mv² होता है कि नहीं होता, बिल्कुल होता है। तो अब हमें क्या करना है, ये थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं, तो हमारा 1/3 mu² n इक्वल टू हो गया pv। यहां तक तो आपको समझ में आ गया। अगर हम यहाँ पे 2/2 करते हैं तो कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, ये कैंसिल हो जाएगा, तो अपना यही रहेगा क्वांटिटी। ठीक है, तो हमारा काइनेटिक एनर्जी क्या है 1/2 mu², तो ये इसकी जगह 1/2 mu², इसकी जगह हमें क्या लिखना है, काइनेटिक एनर्जी लिखना है। तो ये हमारा बचेगा 2/3, ये 2 बचेगा और ये 3, तो 2/3 n, और ये लिखा जाएगा काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हो गया pv। क्लियर है, तो हमारा काइनेटिक एनर्जी जो है वो इक्वल हो जाएगा 3/2 pv इंटू n। ये n गैस के मॉलिक्यूल जो हमने यहाँ पे लिए थे, हमारा फॉर्मूला ये हो गया। अब अगर हम गैस के मॉलिक्यूल को मोल में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है,
तो मोल में रिप्रेजेंट कर रहा है, तो मोल क्या होता है, n अपॉन Na एवोगैड्रो नंबर। तो जब हम इसको एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, मोल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी जो है, ठीक है, मॉलिक्यूल में नहीं हम करके मोल में कर रहे हैं, तो मोल हमारा क्या हो जाएगा 3/2 PVN। ठीक है, अगर हमने कहा कि n इक्वल टू हमारा 1 मोल है, 1 मोल गैस हमने यहाँ पे फिल कर दी, तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो हमारी हो जाएगी 3/2 PV। ठीक है, फॉर 1 मोल गैस, 1 मोल गैस की काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी 3/2 PV। अब हमको पता है कि गैस इक्वेशन PV इक्वल टू होता है nRT, और n इक्वल टू आपने 1 मोल रखा तो PV इक्वल टू हो जाएगा RT। ये 1 मोल गैस के लिए है, तो PV की जगह हम क्या लिख सकते हैं, RT लिख सकते हैं। तो हमारी काइनेटिक एनर्जी जो है वो क्या होने वाली है, तो हमारी काइनेटिक एनर्जी जो है वो हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी 3/2 RT, या आप ऐसा लिख सकते हो काइनेटिक एनर्जी 3/2 nRT। ठीक है, तो ये हमारा काइनेटिक गैस इक्वेशन हो गया। इसके बाद एक्सप्लेनेशन ऑफ द गैस लॉ ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। तो हमें गैस लॉ को वेरीफाई करना है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के बेसिस पे। तो हम यहाँ पे वेरीफाई करेंगे बॉयल्स लॉ को, हम यहाँ पे वेरीफाई करेंगे चार्ल्स लॉ को, हम यहाँ पे वेरीफाई करेंगे डेल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर को। तो आइए सबसे पहले वेरीफाई करते हैं बॉयल्स लॉ को। तो हमारा बॉयल्स लॉ जो है वो क्या कहलाता है, तो बॉयल्स लॉ कहलाता है वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर व्हेन टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट है। तो जब यहाँ पे हम प्रोपोर्शनल साइन लगाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, तो V इक्वल टू के कांस्टेंट रखा हमने 1/P, जब आपका टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट है। तो P भी इक्वल टू हो गया K, ये हमारा बॉयल्स लॉ हो गया। ठीक है, जो हमारा काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी वो क्या कहलाती है, तो वो कहलाती है PV इक्वल टू 1/3 mQ² N। इसका काइनेटिक एनर्जी के साथ क्या रिलेशन था, तो काइनेटिक एनर्जी ये था 3/2 PV। अब हमको पता है कि गैस मॉलिक्यूल की जो काइनेटिक एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, टेम्परेचर के। तो काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल साइन हटाओगे तो इक्वल लगाओगे KT। अब काइनेटिक एनर्जी की जगह हम ये KT लिखेंगे, तो बिल्कुल लिखेंगे। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी की जगह हम लिख देते हैं KT इक्वल टू 3/2 PV, ये लिख दिया। ठीक है, तो इस फॉर्मूले में PV इक्वल टू हो जाएगा KT और ये 2/3। ठीक है, तो देखो 2/3 ये कांस्टेंट है, टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट है, तो PV इक्वल टू क्या हो गया, K कांस्टेंट। तो यही तो हमारा बॉयल्स लॉ है। ठीक है ना, तो यहाँ पे बॉयल्स लॉ जो है वो वेरीफाई हो जाता है। फिर हम वेरीफाई करेंगे चार्ल्स लॉ को। अब हम चार्ल्स लॉ को एक्सप्लेन करेंगे। तो हमारा चार्ल्स लॉ क्या कहलाता है, तो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर व्हेन प्रेशर इज कांस्टेंट। ठीक ना, तो V प्रोपोर्शनल साइन लगाओगे तो इक्वल आएगा एक कांस्टेंट K और T। तो V/T ये रेशियो जो है हमारा कांस्टेंट होता है। ठीक है, हमें यही वेरीफाई करना है, तो यहां से हम वेरीफाई कर लेते हैं। ठीक है, तो हमको T इधर ले जाना है। ठीक है, तो K इंटू 2/3 अपॉन P, ठीक है, इक्वल टू V/T। हमने इसको ऐसे कर लिया। ठीक है ना, ये 2 इधर जाएगा, 3 नीचे आएगा और P जो है वो हमारा नीचे जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा V/T। तो देखो ये हमारा कांस्टेंट है। ठीक है, प्रेशर जो है वो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट प्रेशर पे V/T रेशियो जो है वो एक कांस्टेंट होता है। तो यहाँ से हमारा चार्ल्स लॉ जो है वो वेरीफाई हो जाता है। ठीक, अब हमें डेल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर इसको वेरीफाई करना है।
तो हमारा डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। अब ये क्या कहलाता है? तो अभी हमने इस कंटेनर में केवल एक ही गैस भरी हुई थी, अब यहाँ पे हम बहुत सारी गैस भर देते हैं। यहाँ पे हम ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हीलियम और हाइड्रोजन भर देते हैं। ऐसी गैसें जो रूम टेम्परेचर पे रिएक्ट ना करती हूँ, ठीक है, वो गैसें भर दी। तो यहाँ पे जो इस कंटेनर का जो प्रेशर होगा वो ऑक्सीजन गैस के कारण होगा, नाइट्रोजन गैस के कारण होगा, हीलियम गैस के कारण होगा और हाइड्रोजन गैस के कारण होगा। तो कंटेनर का जो टोटल प्रेशर है वो पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का, पार्शियल प्रेशर नाइट्रोजन का, पार्शियल प्रेशर हीलियम का, पार्शियल प्रेशर हाइड्रोजन के सम के इक्वल होगा। यही हमारा डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर कहलाता है। तो हमें यहाँ पे वो गैसें लेनी है जो आपस में रिएक्ट ना करती हो, ये याद रखना, ठीक। अब यहाँ पे आपने 4 गैसें ली तो 2 ले लो, ज़्यादा टाइम क्यों खराब करें, ठीक है, 2 ही गैसों में काम चला दें। तो यहाँ पे पी टोटल जो है वो कितना हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन के सम का जो होगा वो हमारा पी टोटल कहलाएगा, टोटल गैस का प्रेशर, ठीक। अब यहाँ पे गैस का प्रेशर पी जो है वो क्या है, 1/3 mu² N/V हो जाएगा, ठीक है। और हमने यहाँ पे 2 गैसें भरी हुई हैं, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। तो ऑक्सीजन के कारण यहाँ पे पार्शियल प्रेशर कितना होगा, तो PO2 ये हो जाएगा, ये 1/3 तो ये कॉमन रहेगा, ये M1 कर लो, मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन के प्रेशर को हम P1 कर लेते हैं और नाइट्रोजन के प्रेशर को P2 कर लेते हैं, ठीक है, मान लेते हैं। तो ये M1 किसका हो गया, ऑक्सीजन का मास हो गया, और U1 ये उसकी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की स्पीड हो गई, और N1 उसके मॉलिक्यूल हो गए अपॉन V, ये तो वॉल्यूम सेम है, ठीक। फिर नाइट्रोजन गैस के कारण प्रेशर कितना होगा, 1/3, ये M2 कर लिया था हमने, ठीक है, इसको 2 मान लिया, तो ये U2² हो जाएगा, ये N2 मॉलिक्यूल हुआ नाइट्रोजन का, और ये भी हो गया, राइट। तो ये हमारा टोटल प्रेशर था जब दोनों गैसें जो है वो फिल की थी, राइट। तो ये हमारा हो जाएगा 1/3 mu² N/V, ये इक्वल हो जाएगा किसके, 1/3 M1 U1² N1/V प्लस 1/3 M2 U2² N2/V, ठीक है ना। तो ये हमारा टोटल प्रेशर है दोनों गैसों का, ये किसके सम है, उसके इंडिविजुअल प्रेशर के सम के इक्वल है। तो ये PO2 है प्लस PN2 है। तो यही तो हमारा डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर है। तो हमने गैस लॉ को काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के बेसिस पे हमने वेरीफाई कर लिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कर, इसको शेयर करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।